वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक ऐसे लड़के के बारे में कहानी जो एक भगवान के शाप के कारण अपने प्यार से 2 जन्मों तक नहीं मिल पाता। इसके बावजूद वो लड़का हिम्मत नहीं हारता और अपने प्यार को पाने की बहुत कोशिश करता है। दोस्तों आइए थोड़ा सा प्यार वाली कहानी है, मजे करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम श्याम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर फोन चला रहा होता है अपना। लेकिन तभी उसको फेसबुक पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर वो हो जाता है हैरान, क्योंकि उसको फेसबुक पर अधुनिका नाम की एक लड़की की आईडी दिखाई देती है और साथ ही अधुनिका ने अपनी आईडी पर श्याम के एक फ्रेंड की फोटो डाली होती है जिसका नाम पुरातन था। अब ये देखकर श्याम सोच में पड़ जाता है कि आखिर अधुनिका नाम की कोई रैंडम लड़की मेरे फ्रेंड पुरातन को कैसे जानती है। इसीलिए श्याम पुरातन को कॉल करके इस बारे में पूछने लगता है। लेकिन दोस्तों वो तो किसी भी अधुनिका नाम की लड़की को नहीं जानता। यहाँ तक कि पुरातन कहता है कि मैंने आज से पहले कभी ऐसी लड़की को देखा ही नहीं। ये कहकर वो कॉल काट देता है कि जरूर कोई लड़की ने गलती से मेरी तस्वीर डाल दी होगी। लेकिन इसके बावजूद श्याम को पुरातन की बातों पर यकीन नहीं होता, जिस कारण श्याम सच्चाई जानने के लिए अधुनिका को कॉल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम अधुनिका को देखते हैं और दोस्तों अधुनिका अपने घर में बैठकर ड्राइंग्स बना रही होती है। यहाँ पर पता चलता है कि अधुनिका बहुत ही बेहतरीन पेंटर है। बचपन से ड्राइंग बनाने का बहुत बढ़िया शौक था उसको। वो अपने घर में ड्राइंग बना ही रही होती है कि उसी समय अधुनिका को श्याम का कॉल आता है। वो सीधे कहता है कि आप मेरे फ्रेंड पुरातन को कैसे जानती हो। अब ये सुनने की देरी थी दोस्तों कि अधुनिका बड़ी खुश हो जाती है ये नाम सुनकर। उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाती है पुरातन का नाम सुनकर, जैसे वो पहले से उसको जानती हो। तो कॉल पर वो उससे कहती है कि अगर आप पुरातन के दोस्त हैं तो क्या आप मुझे उससे मिला सकते हो। लेकिन यहाँ कॉल पर श्याम अधुनिका को पुरातन के बारे में कुछ भी बताने के बदले उल्टा उसके सामने खुद की तारीफ करता है कि मैं तो ऐसा हूँ, वो हूँ, ऐसा करता हूँ। और ये सब कुछ वो अधुनिका को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि श्याम एक नंबर का ठरकी लड़का है और हर किसी लड़की पे लाइन मारता रहता है। इसीलिए वो जानबूझ के अधुनिका के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। लेकिन दिक्कत यह है अधुनिका को श्याम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिस वजह से वो गुस्से में श्याम का कॉल काट देती है। मगर इतना कुछ होने के बाद भी श्याम वापस से अधुनिका को कॉल करता है। लेकिन इस बार वो कॉल पे अधुनिका से कुछ फालतू बातें नहीं करता। वो बस इतना कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पुरातन से करवा दूंगा। अब ये सुनने के बाद अधुनिका भी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि चलो मजा आएगा। थोड़े टाइम के बाद श्याम अधुनिका और पुरातन को आपस में कॉल पे बात करवाता है। कॉल पर वो पुरातन से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ सकते हो। जिस पर तो पुरातन काफी सोच विचार करता है, लेकिन आखिर में पुरातन अधुनिका के घर पर जाने के लिए तैयार हो ही जाता है कि चलो देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या, पुरातन तो अंदर से काफी ज्यादा घबराया हुआ है। वो इसीलिए ना क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी लड़की के घर नहीं गया। अगले दिन अधुनिका के घर जाने की पूरी तैयारी कर लेता है। जाने से पहले वो घर वालों से झूठ कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वो किसी को नहीं बता सकता ना अधुनिका के बारे में। मगर ये क्या दोस्तों, घर पर पुरातन के डैड ये कहकर उसको जाने से मना कर देते हैं कि कल मेरा बुक मार्केट में पब्लिश होने वाला है, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ बुक रिलीज में जाना होगा। और यहाँ पर पता चलता है कि पुरातन के डैड एक बहुत ही बड़े राइटर हैं और कल उनकी नई बुक रिलीज होने वाली है। इसीलिए वो अपने बेटे को भी अपने फंक्शन में जाने के लिए प्रेशर करते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनली पुरातन कोई ना कोई बहाना बनाकर फंक्शन में आने से मना कर देता है, जिसके बाद पुरातन और श्याम एक साथ मिलकर अधुनिका के घर पे जाने लग जाते हैं। और पुरातन श्याम को अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए लेकर जा रहा होता है, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर श्याम उसकी मदद कर देगा। रास्ते में जाते वक्त श्याम एक मेडिकल स्टोर पर सेफ्टी लेने के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसका दिमाग तो अलग ही चलता है। सोचता है लड़की घर पे बुला रही है तो क्यों ना पूरी तरह तैयार होकर जाए। समझ गए ना दोस्तों आप। लेकिन ये क्या, यहाँ पे पता चलता है कि पुरातन ने पहले ही अपने पास सेफ्टी का पैकेट रखा होता है। लौंडे बड़े तेज हैं यार, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कदम श्याम से आगे था, जिस वजह से दोनों मेडिकल स्टोर से निकलकर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार अधुनिका के घर पर पहुंच जाता है पुरातन। घर पर पुरातन को देखकर वो बड़ी खुश होती है और उसकी खुशी से साफ पता चलता है कि वो उससे प्यार करती है, मतलब पुरातन से। पुरातन भी अधुनिका को देखकर मन ही मन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि आज से पहले पुरातन ने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था। इसीलिए वो अधुनिका के बारे में सोच सोचकर मन ही मन अलग ही ख्वाब सजाने लग जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। फिर वो पुरातन को अपने घर के अंदर लेकर जाती है तो वहां अधुनिका के घर में रखे हुए सामान को वो बड़े गौर से देखता है, क्योंकि उन सामान को देखते देखते पुरातन को काफी अजीब चीजों का महसूस होता है, जैसे कि कुछ गड़बड़ हो यहाँ पे। लेकिन फिलहाल वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता कि हो सकता है सबके घर का अलग एनवायरनमेंट हो। तो अधुनिका और पुरातन आपस में बैठकर फिर काफी बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में उसको पता चलता है कि अधुनिका को पेंटिंग्स करना बहुत ही पसंद है, यहाँ तक कि उसको पुराने जमाने की चीजों से घर को सजाना बड़ा अच्छा लगता है। फिर आगे पुरातन भी उसको अपने बारे में काफी कुछ बताता है। तो इस तरह दोनों धीरे धीरे थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी पुरातन कैसे भी करके अधुनिका को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। काफी देर बात करने के बाद वो अधुनिका से पूछ लेता है, एक बात बताओगी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों। तो अधुनिका कहती है, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और ये हम दोनों का तीसरा पुनर्जन्म है। अब
उसकी ये बातें सुनकर पुरातन तो बड़ा हंसता है कि लगता है मूवीज वगैरह कुछ ज्यादा ही देखती हो, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होगा ना ऐसी चीजों पे, जिस वजह से उसको तो उसकी बातें मजाक लगती हैं। मगर उधर अधुनिका पुरातन को काफी ज्यादा समझाने लग जाती है, और यहाँ तक कि वो अपने और पुरातन के पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ उसको बता देती है। क्योंकि पता नहीं अधुनिका को कैसे पता है सारी चीजें, वो तो पुरातन को उसके पिछले जन्म के बारे में भी बताती है कि तुम ऐसे थे। और यहीं से मूवी चली जाती है पास्ट में, और यहाँ में पास्ट में काफी करोड़ों साल पहले समुद्र मंथन का समय दिखाया जाता है, जहाँ सभी देवी देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ वो कर रहे थे अमृत पाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम अधुनिका को देखते हैं, जो कि स्वर्ग की एक खूबसूरत अप्सरा है दोस्तों, दिखने में बड़ी खूबसूरत, कोई भी खूबसूरती उसके आगे टिकती नहीं थी, मतलब दूसरे की। लेकिन इसके बावजूद उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, जिसके बाद वो महल में बैठकर कुछ काम कर रही होती है, और तभी अचानक से एक दासी आकर अधुनिका से कुछ बातें करने लगती है। वो पूछती कि आप शादी क्यों नहीं कर रही हो? तो अधुनिका उसे कहती कि मैं एक आदमी से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उसी आदमी से शादी करना चाहती हूँ। इस तरह वो धीरे धीरे उसकी यादों में खो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे सभी देवता और राक्षस मिलकर अमृत को पाने के लिए काफी परिश्रम कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय हम एक बहुत ही खतरनाक राक्षस को देखते हैं, और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि पुरातन था। और जब सभी लोग समुद्र मंथन करने में बिजी होते हैं, तभी इसी मौके का फायदा उठाकर पुरातन स्वर्ग में घुस जाता है। वहां वो हर जगह हाहाकार मचा देता है। साथ ही स्वर्ग की सभी दासियां पुरातन के डर से स्वर्ग छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन वहीं अधुनिका पुरातन से बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि वो पुरातन की आंखों में काफी प्यार से देखने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो असल में पुरातन ही था। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अधुनिका किसी राक्षस से कैसे प्यार कर सकती है? तो दोस्तों, असल में काफी समय पहले कुछ राक्षसों ने स्वर्ग पे हमला किया था, जिस वजह से सभी देवताओं और राक्षस के बीच में काफी भयानक लड़ाई भी हुई थी। और यहाँ तक कि अधुनिका भी इस लड़ाई का शिकार होने वाली थी, क्योंकि सभी राक्षस उसको जान से मारने वाले थे। पर तभी अचानक से पुरातन की नजर अधुनिका के ऊपर पड़ी, और दोस्तों पहली नजर में ही पुरातन को अधुनिका से प्यार हो जाता है। इसीलिए पुरातन अधुनिका की जान बचाने के लिए सभी राक्षसों के विरोध में जाकर अधुनिका की रक्षा करने लगता है। इस तरह वो बचाता है अधुनिका की जान को, और तभी से अधुनिका भी पुरातन से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग जाती है। मतलब अधुनिका पुरातन के लिए अपनी जान भी दे सकती है, इतना इतना चाहती है वो उसको। और फिर आगे स्वर्ग में पुरातन और अधुनिका एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसी समय अधुनिका को अपने बड़े भाई रघु के आने की आवाज आती है, जिससे सुनते ही अधुनिका पुरातन को एक सेफ जगह पे छुपा देती है। और थोड़े टाइम के बाद रघु आकर अधुनिका से खुशी खुशी कहता है कि हम देवता अमर हो गए हैं, अब मुझे चाहकर भी कोई मार नहीं सकता। यहाँ रघु की बातों में उसका घमंड साफ साफ झलक रहा होता है। उसको अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो जाता है। साथ ही बातों में वो कहता है कि समंदर मंथन के समय काफी दिव्य वस्तुएं निकली थी, जहरीला विष भी निकला था, जिसको देखकर सभी कांपने लगे। फिर भगवान शिव जी ने उसको गले में धारण कर लिया। और दोस्तों, जब रघु ये सारी बातें अधुनिका को बता रहा होता है, इतने में उसको आसपास किसी राक्षस की गंध महसूस होने लग जाती है। तो उस गंध को सूंघते सूंघते रघु समझ जाता है कि जरूर स्वर्ग में कोई राक्षस घुस चुका है। इसलिए वो सभी को उस राक्षस को ढूंढने के लिए भेज देता है कि ढूंढो कौन है वो। और आखिर में सभी लोग पुरातन को पकड़कर रघु के सामने पेश कर देते हैं। पुरातन को देखकर तो रघु अलग ही गुस्से में हो जाता है, लेकिन तभी अधुनिका सही टाइम पर बीच में आकर उनकी लड़ाई रोक देती है। वो अपने भाई से कहती है कि आखिर आप पुरातन को मारना क्यों चाहते हो? मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और अधुनिका की ये बातें सुनकर वो बड़ा शॉक हो जाता है कि क्या कह रही हो? रघु ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बहन किसी राक्षस से प्यार करेगी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद रघु अधुनिका और पुरातन की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो किसी भी दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहता था, जिस पर पुरातन और अधुनिका भी बड़े खुश हो जाते हैं। और जब पुरातन खुशी से अधुनिका की तरफ प्यार से देख रहा होता है ना, तभी अचानक से रघु पुरातन के ऊपर तलवार से वार कर देता है, और उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे पता चलता है कि रघु ने यह सारा नाटक पुरातन को मारने के लिए किया था, क्योंकि उसको पुरातन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इस तरह धीरे से उसने पुरातन को सच में जान से मार दिया। लेकिन उसके मरने के बाद भी पुरातन के लिए अधुनिका का प्यार जरा सा भी कम नहीं होता, और वो भी उसके बिना जिंदा नहीं रहना चाहती थी, जिस वजह से वो खुदकुशी करके अपनी जान दे देती है। पर इतना कुछ होने के बावजूद रघु का गुस्सा शांत नहीं होता, और इसीलिए वो गुस्से में अधुनिका और पुरातन को ये श्राप देता है कि तुम दोनों किसी भी जन्म में एक नहीं हो पाओगे, और मैं तुम्हें कभी भी एक होने नहीं दूंगा। और दोस्तों, उस दिन से रघु का श्राप अधुनिका और पुरातन के लिए उनके बीच की दीवार बन जाता है। जिसके बाद अब प्रेजेंट में आ जाइए। पुरातन ये सारी कहानी सुनने के बाद बड़ा शॉक हो जाता है। उसको अधुनिका की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था पहले, लेकिन अब थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो इस बात पे 1% भरोसा कर पाता है। उसके दिमाग में तो मेन चीज है अधुनिका को कैसे भी करके खुद का बनाना, और ये मौका वो खोना नहीं चाहता था, जिस कारण वो उसके सामने
ऐसे बिहेव करता है जैसे उसको याददाश्त आ चुकी हो पिछले जन्म की, और वो इस तरह से बिहेव करता है कि उसके बहुत ही क्लोज होने की कोशिश करता है। अब यहाँ से मूवी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ हम पोर्चुगल कंट्री में पुरातन को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के साथ खुशी खुशी घर में रह रहा था। तो एक दिन पुरातन अपने घर में बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना खाते समय उसको खाने में बिल्कुल भी टेस्ट महसूस नहीं होता, सारा खाना फीका फीका लग रहा होता है, जिस वजह से पुरातन अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर खाने में टेस्ट क्यों नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हें खाने में टेस्ट चाहिए तो तुम्हें इंडिया जाकर मसाला लाना होगा। तो वो भी अपनी मॉम के कहे मुताबिक इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ बोट पर चलने के लिए कह देता है। पर दोस्तों, जैसे ही उसकी बोट समुद्र में उतरती है तभी एकदम से बोट में छेद हो जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर बोट में से पानी को कैसे निकालूं बाहर। तो तभी अचानक से उसकी नजर अधुनिका के ऊपर जाती है, जो कि लोगों से भीख मांग रही होती है। अब दोस्तों, एक चीज बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कहानी सुना रहा है पुरातन अभी किसको? अधुनिका को। तो इसीलिए अपनी इस कहानी में वो जानबूझ के अधुनिका को भिखारी बनाया हुआ है, क्योंकि पिछली बार अधुनिका ने अपनी कहानी में पुरातन को राक्षस कहा था ना, इसीलिए वो इसका बदला ले रहा है कि तुम्हें भिखारी बनाता हूं अपनी कहानी में। तो इस तरह वो उसको कहानी सुना रहा होता है आगे। तो कहानी के अनुसार जैसे पुरातन अधुनिका को देखता है, पहली ही नजर में वो उसको प्यार करने लग जाता है, जिस वजह से वो अधुनिका को अपनी बोट पर साफ सफाई करने का काम दे देता है। इसी बहाने वो उसके ऊपर काफी लाइन भी मार रहा होता है और इस तरह वो धीरे धीरे उसके करीब आने की सोचता है। तो अब रात के समय जब पुरातन और अधुनिका बोट पर जा रहे होते हैं, तभी वहां पुरातन को अपने सामने टाइटैनिक शिप डूबते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद वो टाइटैनिक के हीरो हीरोइन को डूबने से नहीं बचाता, जिस वजह से वो दोनों पानी में डूबकर मर जाते हैं। अब अगले दिन पुरातन अपनी बोट में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसी समय कुछ समुद्री लुटेरे पुरातन की बोट पे हमला कर देते हैं, लेकिन पुरातन कोई नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर भी थोड़ा हिम्मत है, वो सभी से लड़ता है और आखिरकार उन सभी लुटेरों को मार भगा देता है। और इस समय अधुनिका भी उसकी हिम्मत को देखकर उसकी बड़ी तारीफ करती है। एक तरफ से कहें तो इम्प्रेस हो जाती है, बड़ी खुश होती है वो उससे कि ताकतवर भी है ये तो। और जैसे हर मूवी में फाइट के बाद हीरो हीरोइन के लिए गाना आता है, वैसे ही पुरातन भी अधुनिका को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाने लग जाता है। दोनों साथ में मिलकर काफी इंजॉय करते हैं बोट में, और फिर काफी सफर करने के बाद आखिरकार वो सभी लोग इंडिया पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी बोट के ऊपर वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उनकी बोट धीरे धीरे पानी में डूबने लग जाती है। अब दोस्तों, बोट को डूबने से बचाने के लिए किसी न किसी को पानी में कूदकर अपनी जान देनी पड़ती है। इसलिए पुरातन सभी से पूछता है कि कौन पानी में कूदेगा। तो सभी लोग उसी का नाम लेते हैं कि तुम कूदोगे, और साथ ही अधुनिका भी पुरातन को कूदने के लिए कह देती है कि कूदो। ये सुनकर उसका मन बहुत ही दुखी हो जाता है कि मुझे मरने के लिए कह रहे हैं बताओ, क्योंकि पुरातन ने कभी सोचा नहीं था कि अधुनिका भी मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी, मतलब वो भी मुझे मरने के लिए बोलेगी। तो अब इसी दुखी मन में पुरातन पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है, और यहीं पे दोस्तों पुरातन की ये कहानी खत्म हो जाती है। जिसके बाद मैंने बताया ना आपको, वो अधुनिका को अपनी तरफ से कहानी सुना रहा है, तो ये कहानी बताते बताते वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और ये सब कुछ वो अधुनिका की सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अधुनिका को भी पुरातन की बताई हुई कहानी पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि ये पक्का मेरे जज्बातों का मजाक उड़ा रहा है, मैंने तो इसको सच्ची कहानी बताई, लेकिन ये मुझे बेवकूफ बना रहा है अपनी कहानी से। इसलिए वो क्या करती है, पुरातन को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है, जहां पुरातन को उसके कमरे में अपनी काफी सारी तस्वीरें रखी हुई दिखाई देती है। तब वो उससे कहती है कि देखो, अब मैं जो तुम्हें कहानी बताने जा रही हूँ वो हम दोनों के दूसरे जन्म की असली कहानी है। और यहाँ पुरातन को अधुनिका की आंखों में सच्चाई साफ साफ दिख रही होती है, जिस वजह से वो उसकी कहानी बड़ी गौर से सुनने लग जाता है। फिर जाती मूवी पास्ट में, जहाँ दोस्तों हम अधुनिका और उसके मॉम डैड को एक गाँव में देखते हैं। असल में उसके डैड एक वैद्य थे, और इसीलिए गाँव के सभी लोग अपने इलाज के लिए उसके डैड के पास आते जाते रहते थे, और इस काम में अधुनिका भी अपने डैड की काफी मदद किया करती थी। तो एक दिन ऐसे ही एक आदमी अपने पैर का इलाज कराने के लिए उसके डैड के पास आता है। तो अधुनिका उनसे पूछती है कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी। तो वो आदमी कहता है कि आज कंबाला खेलते समय मेरे पैर पे चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं स्वामी को हरा के रहूंगा कैसे भी करके। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि अधुनिका के पड़ोस वाले गाँव में कंबाला नाम का गेम खेला जाता है, जिसमें एक आदमी अपने दो भैंसों को एक साथ रेस में भगाता है, और जो भी आदमी वो रेस जीतता है उसको मेडल वगैरह के साथ सम्मानित किया जाता है। और जो स्वामी है वो इस गेम में बहुत ही माहिर है, आज तक मतलब कोई भी स्वामी को हरा नहीं पाया, इसीलिए आदमी कह रहा था कि मैं स्वामी को हरा के रहूंगा। तो अब अधुनिका एक दिन कुछ काम से दुकान पे जा रही होती है, और तभी रास्ते में उसको दो लड़कियां आपस में बात करते हुए दिखाई देती हैं। वो दोनों लड़की कंबाला के गेम के बारे में ही बातें कर रही होती हैं। तो उनमें से एक लड़की दूसरी से कहती है कि तुम्हें पता है, इस बार का कंबाला चेन्नई राजा नाम के एक आदमी ने जीता है। इस तरह वो चेन्नई राजा की बहुत तारीफ भी कर रही होती है। तो अधुनिका भी सोचती है कि ये चेन्नई राजा है कौन। इस तरह उसको देखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और यही नहीं दोस्तों, पूरे गांव में हर जगह चेन्नई राजा की बात होती है। तभी हम देख लेते हैं दूसरी तरफ चेन्नई राजा को। असल में ये कोई और नहीं बल्कि पुरातन था, और यहाँ पर पता चलता है कि पुरातन के दोनों भैंसों का नाम चेन्नई और राजा है, इसलिए सभी लोग उसको उसके भैंसों के नाम से बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों अब से हम चेन्नई राजा को पुरातन कह के ही बुलाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो अगले दिन गोपाल नाम का एक आदमी अधुनिका के घर पर दूध लेने के लिए जाता है। अधुनिका गोपाल से कहती है, क्या आप चेन्नई राजा को जानते हो, क्या मुझे उनसे मिला सकते हो।
अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अधुनिका को अभी तक चेन्नई राजा का असली नाम नहीं पता चला है, इसलिए जब भी अधुनिका की बात आएगी तो हम पुरातन को चेन्नई राजा कहकर बुलाएंगे। समझ गए ना आप? फिर उधर अधुनिका गोपाल से काफी ज्यादा विनती करती है कि करिए ना कुछ उनसे मिलाने के लिए, तो गोपाल भी चेन्नई राजा से मिलाने के लिए तैयार हो जाता है उसको। थोड़े टाइम के बाद गोपाल पुरातन के घर पर आकर पुरातन को अधुनिका के बारे में सब कुछ बता देता है, और वो अधुनिका के बारे में जानने के बाद भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आज से पहले पुरातन कभी किसी लड़की से नहीं मिला, मतलब उस तरीके से नहीं मिला। लेकिन दोस्तों पुरातन अधुनिका का दिल रखने के लिए गोपाल को एक चिट्ठी देता है, जिसमें पुरातन ने किसी दूसरे भाषा में लिखा होता है कि मैं आपके जज्बातों को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, मगर मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। जिस पर गोपाल भी वो चिट्ठी लेकर वहां से चला जाता है। अब रास्ते में गोपाल उस चिट्ठी को पढ़ने की बहुत कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो पुरातन के लिखे हुए शब्दों को समझ नहीं पाता, और इससे पता चलता है कि गोपाल एक नंबर का अनपढ़ आदमी है। और साथ ही गोपाल वो चिट्ठी अधुनिका को नहीं देता, क्योंकि गोपाल को इस बात का डर होता है कि अगर वो चिट्ठी गलती से किसी और के हाथ लग गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए गोपाल बार बार अधुनिका को इग्नोर करने लगता है। लेकिन आखिर में कैसे भी अधुनिका के हाथ में वो चिट्ठी लगी जाती है, और चेन्नई राजा की चिट्ठी पढ़ने के बाद अधुनिका अंदर से बड़ी खुश, और उसी के जवाब में अधुनिका चेन्नई राजा के लिए दूसरी चिट्ठी लिखती है। उसमें वो लिखती है कि आखिर आप मुझसे मिलना चाहते क्यों नहीं हो, और क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो। इतना कहने के बाद अधुनिका वो चिट्ठी गोपाल को दे देती है। दोस्तों तभी हम पुरातन को देखते हैं। पुरातन के मॉम डैड को पुरातन की शादी की बहुत ही चिंता हो रही होती है, क्योंकि क्या है ना, आज तक उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, और उसने जिद पकड़ के रखी हुई है कि वो बस पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा। थोड़े टाइम के बाद गोपाल भी अधुनिका के कहे मुताबिक पुरातन को उसकी चिट्ठी लाकर दे देता है, जहाँ पुरातन भी अधुनिका की चिट्ठी पढ़कर मन ही मन अलग ही खुश होता है। ऐसे ही धीरे धीरे पुरातन और अधुनिका चिट्ठी के जरिए आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों पुरातन को अभी भी अधुनिका का असली नाम नहीं पता होता, क्योंकि अधुनिका ने आज तक चिट्ठी में कभी भी अपना असली नाम नहीं लिखा। ठीक है, ये पहले बता दिया मैंने ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। इसी बीच हमें अधुनिका के बचपन के बारे में दिखाया जाता है, और यहाँ पर पता चलता है कि अधुनिका को पढ़ना लिखना उसके गाँव की ठकुराई ने सिखाया था, और साथ ही अधुनिका पूरे गाँव में अकेली पढ़ी लिखी लड़की थी। दूसरी तरफ पुरातन भी काफी सारे कंबाला कॉम्पिटिशन जीतने लग जाता है, और इस तरह उसका नाम पूरी जगह पे फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं उसका खेल देखने के लिए। वहीं उनका चिट्ठी से एक दूसरे के साथ बात करना अभी भी जारी रहता है, और इससे होता यह है कि अधुनिका भी धीरे धीरे चेन्नई राजा के ख्यालों में डूबी रह जाती है। पुरातन भी उससे मिलने के लिए तड़प रहा होता है, बस दोनों को अब मिलना है कैसे भी करके एक दूसरे से। मगर दोस्तों यहाँ पे पुरातन के लिए अधुनिका से बढ़कर एक और कीमती चीज है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि पुरातन की 2 भैंसें हैं। उसे अपनी भैंसों से बहुत ही ज्यादा प्यार है, क्योंकि आज तक जो भी उसको नाम मिला, जो फेम मिला, वो सब भैंसों की बदौलत मिला है। कुछ समय के बाद गांव में दोबारा से मैच होता है, और पुरातन का अपोनेंट होता है स्वामी। लेकिन इसके बावजूद वो स्वामी से बिल्कुल नहीं डरता, मतलब मैच जीतने के लिए पूरी जान लगा लेता है, और आखिर में उसकी जीत हो जाती है पुरातन की। सीन चेंज होता है और हमें अधुनिका का घर दिखाया जाता है। अधुनिका के डैड उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़ रही है, बाप के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ने लग जाती है, इसलिए वो किसी अच्छे लड़के की तलाश में होते हैं। लेकिन वहीं अधुनिका के मन में तो सिर्फ और सिर्फ चेन्नई राजा बसा हुआ है, मतलब अपना पुरातन। वो उसके अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं चाहती। तो दोस्तों आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब अधुनिका फाइनली अपने चेन्नई राजा से मिलने वाली होती है। साथ ही पुरातन भी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और वहां पुरातन और उन गुंडों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई भी हो जाती है, और इस लड़ाई में पुरातन सभी गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है दोस्तों। लेकिन ये लड़ाई करते करते पुरातन के कपड़े पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं, जिस कारण पुरातन दुखी होकर कपड़े बदलने के लिए अपने घर वापस आ जाता है। और दोस्तों यही सब चीजों के चक्कर में पुरातन अधुनिका से मिल नहीं पाता, और दूसरी तरफ अधुनिका बेचारी भी पुरातन के आने के इंतजार में होती है। काफी टाइम के बाद भी जब वो नहीं आता तो वो निराश होकर अपने घर वापस चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद हम गोपाल को देखते हैं, जो कि पुरातन के घर पर जाकर उससे कहता है कि आखिर तुम अधुनिका से मिलने क्यों नहीं गए थे, क्या हो गया था। तो वो उसको सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन साथ ही पुरातन गोपाल से वादा करता है कि देखना कल तो मैं उससे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। अब अगले दिन पुरातन बड़ा खुश होता है कि आज तो मैं मिल के रहूंगा, बहुत ही बढ़िया कपड़े पहन के तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक आदमी उससे आकर कहता है कि आपकी भैंस मर गई है, और ये सुनते ही उसका जो सारी एक्साइटमेंट थी, सारी खुशी थी, सब खत्म हो जाती है दोस्तों। वो भागते भागते अपनी भैंस के पास जाता है, उसको मरा हुआ देखकर बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आज तक इसी भैंस ने उसको यहाँ तक बनाया। उसने कभी सोचा नहीं था ना कि इस तरह उसकी भैंस उसको छोड़ के चली जाएगी। फिर उसका परिवार और वो मिलकर वो जो अंतिम क्रिया होती है वो करते हैं। और दोस्तों एक दुख अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि तभी उसकी दूसरी भैंस भी मर जाती है, जिस वजह से बेचारे को डबल शॉक लगता है। उसके बाद तो वो इतना टूट जाता है कि बहुत ही ज्यादा शराब पीने लग जाता है हर समय। वहीं अधुनिका भी चेन्नई राजा का हालचाल जानने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिलती कि वो कहाँ है। फिर हम पुरातन के मॉम डैड को देखते हैं, और उन दोनों से भी उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती।
वो लोग उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि बेटा भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। अब अगले दिन जब गोपाल कहीं जा रहा होता है, उसी समय रास्ते में अधुनिका गोपाल से कहती है, चेन्नई राजा के क्या हाल है आजकल? तो गोपाल उससे झूठ कह देता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी तुमसे मिलने आएगा। और यहाँ पे गोपाल अपने नाग देवता की कसम खाकर अधुनिका से वादा करता है कि मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। लेकिन दोस्तों, गोपाल ये नहीं जानता था कि नाग देवता की कसम खाना उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दूसरी तरफ हम पुरातन को देखते हैं, जो कि शराब के ठेके के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी पुरातन को शराब की दुकान के अंदर अपने मॉम डैड बैठे हुए दिखाई देते हैं। और अपने मॉम डैड को देखकर वो बड़ा हैरान कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पूछता है कि क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? तो पुरातन के मॉम डैड उसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ बैठकर पीने के लिए आ गए हैं बेटा। और ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि कैसी हालत हो गई है मेरी। और ये उसके मॉम डैड जो भी कर रहे हैं ना, उसको समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो होश में आ जाए, क्योंकि जब से पुरातन की भैंस मरी है तब से मतलब वो पागल सा हो गया है। इसलिए उसके मॉम डैड कहते हैं कि बेटा, कुछ लोगों के जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर पुरातन भी उनकी बात मानकर हमेशा हमेशा के लिए दारू छोड़ने का निर्णय ले लेता है। लेकिन दोस्तों, वो अपने मॉम डैड का साथ छोड़कर गांव से चला जाता है कहीं दूर, क्योंकि ये गांव उसकी भैंसों की उसको याद दिलाता रहेगा। तो हम अधुनिका को देखते हैं, वो गोपाल को एक चिट्ठी देते हुए कहती है, ये चिट्ठी आप चेन्नई राजा को दे देना। लेकिन गोपाल वो चिट्ठी पुरातन को दिए बिना पानी में फेंक कर जा रहा होता है, क्योंकि गोपाल ऐसी बुरी हालत में पुरातन को वो चिट्ठी नहीं दे सकता ना, क्योंकि पुरातन ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा में है। और तभी क्या होता है कि एक बड़ा सा सांप आकर गोपाल के पैर में काट देता है। दोस्तों, वो सांप वही नाग देवता था जिसकी गोपाल ने झूठी कसम खाई थी, और उसकी वहीं पे हो जाती है मौत। साथ ही गोपाल की मौत की खबर अधुनिका को भी मिल जाती है। अब वो जब गोपाल को मरा हुआ देखती है तो बड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि आज तक यही सहारा था उसके और पुरातन के बीच कम्युनिकेशन के लिए, और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह अचानक से गोपाल की मौत हो जाएगी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। गांव वालों से पूछताछ करने पर उसको चेन्नई राजा के बारे में सारी चीजें पता चल जाती हैं, पर किसी को भी उसका नए घर का पता नहीं चलता, जिस वजह से वो चाहकर भी उसको ढूंढ नहीं पाती। अब रात के समय हम अधुनिका के मॉम डैड को उसकी शादी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। तो वो कह देती है, मैं किसी दूसरे आदमी से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। उसके मॉम डैड बड़ा गुस्सा हो जाते हैं ये सुनकर। और यहाँ तक कि अधुनिका की मॉम तो ये सुनने के बाद, मतलब कि बेटी किसी और से प्यार करती है, ये सुनने के बाद खुद का गला काटकर जान देने जा रही होती है, क्योंकि वो पूरे गांव वालों के सामने खुद को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती थी। मगर तभी अधुनिका सही टाइम पर आकर अपनी मॉम को रोक देती है, और आखिर में उनकी जिद के सामने हार जाती है वो, कि ठीक है, जिससे तुम कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों, अधुनिका की शादी हो जाती है। अब आपको यहाँ पे ये जानकर हैरानी होगी कि उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि पुरातन के साथ होती है। लेकिन अभी भी वो उसको पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो तो प्यार करती थी चेन्नई राजा से, जबकि उसको नहीं पता ना कि चेन्नई राजा ही पुरातन है और पुरातन ही चेन्नई राजा है। जिस वजह से अधुनिका को लगता है कि पुरातन और चेन्नई राजा दो अलग अलग आदमी हैं। उसके दिमाग में तो यही चीज रहती है। साथ ही पुरातन भी ये बात नहीं जानता था कि अधुनिका ही वो लड़की है जिसको मैं चिट्ठी देकर बात करता था। इस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो थे, लेकिन दोनों अनजान है कि हम ही वो दोनों हैं, और इस तरह वो आपस में वो फील नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए था। एक कमरे में होने के बावजूद एक दूसरे से दूर रहते हैं। एक दिन वो पुरातन से कहती है, क्या आप मुझे अलग अलग भाषाएं पढ़ना लिखना सिखा सकते हो? पुरातन भी तैयार हो जाता है उसको सिखाने के लिए। धीरे धीरे पुरातन अधुनिका को काफी सारी भाषाएं सिखाने लग जाता है। इसी बहाने दोनों थोड़ा थोड़ा करीब आ जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद दोस्तों, एक ऑफिसर आकर पुरातन के गांव में सभी को बता देता है कि एक विदेशी वायरस हर जगह फैल रहा है, और उस वायरस के प्रकोप के कारण काफी लोगों की जानें जा रही है, इसलिए संभल के रहिएगा। ये सुनते सभी लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। और वहीं पुरातन को पता चलता है कि समंदर किनारे बसे हुए कुछ लोगों की जान बहुत तेजी से जा रही है, जिस पर वो उन लोगों की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि ऐसी विपत्ति के समय पुरातन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। जिस वजह से वो अपने घर वालों की इजाजत लेकर समंदर के किनारे जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जाने से पहले पुरातन आखिरी बार अधुनिका से मिलता है और कहता है कि तुम थोड़ा संभल के रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है, जिसके बाद तो वहां जाकर समुद्र किनारे लोगों की बहुत मदद करता है, उनकी जान बचाने के लिए दवाई भी दे रहा होता है। और इस काम में अधुनिका के मॉम डैड भी पुरातन की मदद कर रहे होते हैं। इसी बीच अधुनिका के डैड पुरातन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से मिलने आपके घर जा रहा हूँ, कुछ अधुनिका के लिए भेजना है क्या आपने? जिस पर पुरातन अधुनिका के लिए एक चिट्ठी लिखकर उसके हाथों भेज देता है। कुछ देर के बाद वो चिट्ठी अधुनिका को पहुंच जाती है। साथ ही वो अपनी बेटी का हालचाल वगैरह पूछते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, और फिर वापस चले आते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद अधुनिका जैसे ही वो चिट्ठी खोलकर देखती है तो वो चिट्ठी देखकर अंदर से बड़ी हैरान, क्योंकि दोस्तों पुरातन की हैंडराइटिंग बिल्कुल चेन्नई राजा की हैंडराइटिंग जैसी होती है, जिस वजह से वो समझ जाती है कि जरूर पुरातन ही चेन्नई राजा है। लेकिन इसके बावजूद वो एक बार कंफर्म करने के लिए पुरातन के डैड से जाकर चेन्नई राजा के बारे में पूछने लग जाती है, और उधर पुरातन के डैड उसे बताते हैं कि पुरातन ही चेन्नई राजा था। ये सुनते ही
ही अधुनिका अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अभी तक वो जिसको अपना पराया समझ रही थी वही उसके सपनों का राजकुमार था। तो वो पुरातन के डैड से कहती कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और फिर अधुनिका की काफी जिद करने पर वो तैयार हो जाते हैं, मतलब उसको पुरातन के पास ले जाने के लिए। अधुनिका भी तैयार होकर पुरातन से मिलने जाने वाली होती है कि तभी घर पर कुछ लोग पुरातन की लाश को उठाकर लाते हैं। दोस्तों, अधुनिका के लिए तो जैसा पहाड़ सर पे पड़ गया हो ऐसा सीन हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इसको तो मैं अभी मिलने वाली थी और ये अभी लाश बन के आ गया। उसे मतलब ये सपना लगता है कि कोई बुरा सपना होगा। बेचारी वहीं पर बैठकर बहुत ज्यादा रोती है कि इस जन्म में भी हम एक नहीं हो पाए। और यहाँ से दोस्तों आ जाती मूवी प्रेजेंट में, जहाँ पुरातन ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आने लग जाता है और फिर यहाँ पर पुरातन अधुनिका को अपनी उस मौत के बारे में बताता है कि कैसे मैं मरा था, क्योंकि उसको याद आ गया था। तो फिर हमें पता चलता है कि जब उस रात पुरातन समुद्र के किनारे दवाई बना रहा था तभी अधुनिका की मॉम पुरातन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी आपसे थोड़ा बहुत नाराज है, क्योंकि मेरी बेटी किसी और लड़के से प्यार करती है और ये सब कुछ गोपाल के कारण हुआ था। क्योंकि दोस्तों गोपाल ही था ना जो उनकी चिट्ठी अदला बदली करता था, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाता था। अब पुरातन के मुंह से गोपाल का नाम सुनते ही वो समझ जाता है कि अधुनिका तो वही लड़की है जिसको मैं चिट्ठी दिया करता था। सारी सच्चाई जानने के बाद मतलब उसको भी पता चल जाता है कि वही मेरी सपनों की राजकुमारी है। बेचारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागते भागते अधुनिका के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसी समय समंदर में बहुत तेज पानी बह रहा था, मतलब लहरें बहुत तेज हो जाती हैं और वो बेचारा वहीं फंस जाता है बाढ़ में, वहीं उसकी मौत हो जाती है। तो प्रेजेंट में अधुनिका पुरातन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम फिर कभी एक दूसरे से मिलेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन पुरातन अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पुरातन अपने पापा मोहन से कहता है मैं एक लड़की से बहुत ही प्यार करता हूँ, और वो मोहन को अपने और अधुनिका के पिछले जन्मों के बारे में भी सब कुछ बता देता है। तो मोहन उससे कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मेरी कहानी मुझे सुना रहे हो। यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि मोहन ने अपनी बुक में बिल्कुल वैसी ही कहानी लिखी हुई है जैसी पुरातन के साथ बीती। तो मोहन उसको कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम्हें ये कहानी अधुनिका ने सुनाई होगी। असल में दोस्तों यहाँ पर एक और चीज पता चलती है, अधुनिका मोहन के खास दोस्त की बेटी है। कुछ साल पहले क्या हुआ था, अधुनिका अपना एग्जाम देने जा रही थी, लेकिन रास्ते में अधुनिका का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। इसीलिए वो अधुनिका को ठीक करने के लिए, मतलब मोहन अधुनिका को ठीक करने के लिए उसे अपनी कहानी सुनाया करता था। लेकिन मोहन ये नहीं जानता था कि अधुनिका उन कहानियों को सच मानकर अपने मन में सारी चीजें बसा लेगी। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो कुछ भी अधुनिका ने पुरातन से कहा वो सब झूठ था। लेकिन अब अपने पापा की बातें सुनकर पुरातन भी अलग शौक में चला जाता है कि ये तो प्रैंक हो गया। हालांकि पुरातन को अभी भी अपने पापा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद पुरातन अपने पापा से कहता है कि मैं अधुनिका से बहुत ही प्यार करता हूँ और बस उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मोहन तो शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो रही होती है। शादी में सभी लोग पुरातन और अधुनिका को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सुहाग रात के समय दोस्तों दोनों साथ में बैठे होते हैं। वहाँ पुरातन अधुनिका को अपने पापा की बताई सारी चीजें कह देता है, क्योंकि वो अधुनिका से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। तो अधुनिका उससे कहती है अगर मैंने तुम्हारे पापा की कहानी तुम्हें सुनाई होती तो तुम्हें पास्ट में अपनी मौत के बारे में कैसे पता चलता। सही बात कह रही है यार अधुनिका तो, क्योंकि पुरातन ने खुद अपने पिछले जन्म को याद करके अपनी मौत का कारण उसको बताया था कि मैं वहां बीच समंदर में फंस गया था फिर मरा। अब ये सुनने के बाद पुरातन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है। वो जाता है दोबारा से अपने पापा के पास और उन्हें अपने पिछले जन्म की चीजों के बारे में बताते हुए कहता है अगर आपने अधुनिका को वही कहानी सुनाई थी तो आपके बुक में मेरी मौत का कारण क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो इस पर वो कहता है, मतलब उसका पापा, कि बेटा मुझे आगे की कहानी लिखने के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मतलब इसलिए मैंने वो बुक में नहीं लिखा। हाँ मैंने तुम्हारी मौत के बारे में अपने ड्राफ्ट में लिखा हुआ है जो कि मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर पापा के ऑफिस की तरफ जाने लग जाता है। रास्ते में जाते समय वो अधुनिका को भी कॉल करके बता देता है कि मैं अपने पापा के ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ देर सफर करने के बाद वो ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ ऑफिस में काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वो ड्राफ्ट बुक मिल जाता है। दोस्तों उस बुक को वो घर लेकर आने लग जाता है, लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत ही बड़ा त्योहार चल रहा होता है, बहुत ही ज्यादा जाम लगा होता है, जिस वजह से वो वहीं पे रुककर बुक को पढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हम अधुनिका को देखते हैं, उससे बड़ी चिंता हो रही होती है पुरातन की, जिस वजह से वो भी जल्दी से उसके पास आने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं पुरातन को बुक पढ़ने के बाद वो उस बुक को आग में डालकर जला देता है, और जब वो उस मेले के पास में खड़ा होता है तभी अधुनिका भी वहां पे आ जाती है। अधुनिका पुरातन को सेफ देखकर बड़ी खुश होती कि चलो इस बार सब सही चल रहा है, पिछले 2 जन्म में तो दिक्कत हो गई थी लेकिन इस बार सही है। हालांकि वो पूछ लेती कि उस बुक में था क्या, तो पुरातन उससे झूठ कहता है कि वो बुक मेरे हाथों से छूटकर गलती से आग में चली गई, मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन अधुनिका उसका झूठ पकड़ लेती है तुरंत ही, और इसीलिए बार बार पूछती कि सच्चाई बताओ। हालांकि काफी पूछने के बाद भी पुरातन उसे कुछ नहीं बताता। अब ये दोनों मेले में एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, उसी समय एक भैंस एकदम से पागल हो जाता है। गुस्से में वो पुरातन की तरफ उसको मारने के लिए आ जाता है, लेकिन पुरातन बड़ी बहादुरी से उस भैंस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो बाकी लोग शॉक हो जाते हैं उसको देखकर
क्योंकि उस खतरनाक भैंस को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं थी। यहाँ पर पता चलता है कि पुरातन के पापा के ड्राफ्ट बुक में झूठी कहानी लिखी हुई थी, जिस वजह से पुरातन समझ जाता है कि आधुनिका ने जो भी मुझे कहा वो झूठ नहीं कहा। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। उन दोनों का प्यार जन्मों जन्म का होता है और तभी एक पंडित जी आकर पुरातन को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारा परिश्रम खत्म हो गया और अब तुम और आधुनिका एक साथ रहेंगे, तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, असल में वो पंडित जी कोई और नहीं बल्कि वही देवता थे जिन्होंने पुरातन और आधुनिका को शाप दिया था, और इस तरह वो अब शाप मुक्त हो चुके हैं। आखिर में दोनों अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिताते हैं। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। थी ना थोड़ी मजेदार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।